नमस्कार दोस्तों। आज हम पवन, तूफान और चक्रवात के विषय पर चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम वायु दाब डालती है यह देखेंगे, पवन के वेग का वायु पे क्या प्रभाव होता है यह जानेंगे, गर्म वायु का प्रसार होता है यह देखेंगे और पवन धाराओं का उत्पन्न कैसे होता है यह देखेंगे। हम हवा को देख नहीं सकते पर इसे महसूस जरूर कर सकते हैं। एक ओर यह जीवनदायिनी होती है, वहीं दूसरी ओर यह कभी-कभी विनाश का रूप ले लेती है। इनमें से कुछ विनाशकारी घटनाएं तूफान या फिर चक्रवात भी हैं। वायु दाब डालती है। वायु किस प्रकार दाब डालती है यह हम एक क्रियाकलाप द्वारा समझेंगे। इस क्रियाकलाप में हम एक प्लास्टिक की बोतल में थोड़ा सा गर्म पानी डाल देंगे। गर्म पानी डालने के बाद हम इस बोतल को बंद कर देंगे और इस पे ठंडा पानी डालेंगे। इसके बाद हम यह देखेंगे कि यह बोतल सिकुड़ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बोतल के अंदर और बाहर वायु का दाब अलग-अलग होता है। आइए इसको आगे और समझने का प्रयास करें। जब हम एक गुब्बारे में हवा भरते हैं तो वह फूल जाता है। हवा भरने पर हवा के अणु गुब्बारे के भीतर की दीवारों पर दबाव डालते हैं और गुब्बारा फूल जाता है। इसी प्रकार जब हम फुटबॉल और साइकिल के टायर की ट्यूब में हवा डालते हैं तो वह फूल जाते हैं। यह वायु के दबाव के कारण होता है। इस चित्र में हम देख सकते हैं कि वायु किस प्रकार एक फुटबॉल को फुला देती है। अगर ट्यूब या फिर फुटबॉल में आवश्यकता से अधिक वायु भर दी जाती है तो वह फट जाते हैं। इस चित्र में हम एक फटा हुआ साइकिल का टायर देख सकते हैं। अब हम देखेंगे कि पवन के वेग का वायु के दाब पर क्या प्रभाव होता है। इसको हम एक क्रियाकलाप द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। इस क्रियाकलाप में हम दो गुब्बारे लेंगे और उन्हें दो धागों से इस प्रकार टांग देंगे। टांगने के बाद हम एक नली से इनके बीच में फूंक मारेंगे। हम जैसे ही फूंक मारते हैं तो यह गुब्बारे एक दूसरे के पास आते हैं। ऐसा क्यों होता है? आइए आगे समझने का प्रयास करें। पवन का वेग बढ़ने से वायु दाब वास्तव में कम हो जाता है। पवन हमेशा अधिक वायु दाब वाले क्षेत्र से कम वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर चलती है। वायु दाबों के बीच जितना अधिक अंतर होता है, पवन का वेग उतना ही अधिक होता है। आइए अब देखें गर्म वायु का प्रसार किस प्रकार होता है। यह हम एक क्रियाकलाप के माध्यम से देखेंगे। इस क्रियाकलाप में हम दो बाल्टियां लेंगे। पहली बाल्टी में हम बर्फ जैसा ठंडा पानी डाल देंगे और दूसरी बाल्टी में हम उबलता हुआ गर्म पानी डालेंगे। हम एक प्लास्टिक की बोतल भी लेंगे जिसके मुंह पर हम एक गुब्बारा लगा देंगे, जैसा कि हम देख सकते हैं। दूसरी बाल्टी में गर्म पानी डालने के बाद हम यह बोतल लेंगे और इसे गर्म पानी में रखेंगे। जैसे ही हमने यह बोतल रखी, हम देख सकते हैं कि गुब्बारा फूल जाता है। ऐसा क्यों होता है यह हम आगे जानेंगे। गर्म पानी से इस बोतल को निकाल के जैसे ही हम ठंडे पानी के बाल्टी में रखते हैं तो यह गुब्बारा सिकुड़ जाता है। आइए ऐसा क्यों होता है आगे जानें। इस क्रियाकलाप से हमने यह निष्कर्ष निकाला कि गर्म करने पर वायु फैलती है और उसका प्रसार होता है तथा ठंडी होने पर वायु सिकुड़ जाती है। इस चित्र में हम देख सकते हैं कि गर्म जल में गुब्बारा फूल जाता है और ठंडे जल में वही गुब्बारा सिकुड़ जाता है। गर्म होने पर वायु ऊपर की ओर उठती है।
गर्म किए जाने पर वायु का प्रसार होता है और वह अधिक स्थान घेरती है। जब कोई दी गई वस्तु पहले से अधिक स्थान घेरती है तो वह हल्की प्रतीत होती है। इसीलिए गर्म वायु ठंडी वायु के अपेक्षा में हल्की होती है। इस चित्र में हम यह देख सकते हैं कि जब हम दो थैलियों को एक डंडी पे दो धागों से लटकाते हैं और एक थैली के नीचे एक मोमबत्ती रख देते हैं तो वह थैली जिसके नीचे मोमबत्ती होती है वह ऊपर की ओर उठ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गर्म वायु हमेशा ऊपर की ओर उठती है। अब हम पवन धाराओं का उत्पन्न अलग अलग क्षेत्रों में कैसे होता है यह देखें। पवन धाराएं पृथ्वी के असमान रूप से गर्म होने के कारण उत्पन्न होती है। इस चित्र में हम पृथ्वी पर असमान तापन के कारण वायु प्रभाव का पैटर्न कैसा होता है यह देख सकते हैं। अब हम भूमध्य रेखा का असमान रूप से गर्म होना के बारे में देखेंगे। भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों को सूर्य की अधिकतम ऊष्मा मिलती है। इन क्षेत्रों में पृथ्वी के निकट की वायु गर्म हो जाती है। गर्म वायु ऊपर उठती है और ठंडी वायु भूमध्य रेखा के दोनों ओर स्थित 0 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश की पट्टी के क्षेत्रों से भूमध्य क्षेत्र की ओर गति करती है। इस प्रकार उत्पन्न पवन धाराएं उत्तर और दक्षिण से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती हैं। अब हम ध्रुवीय क्षेत्रों का असमान रूप से गर्म होना देखेंगे। ध्रुवों पर वायु पृथ्वी में लगभग 60 डिग्री अक्षांश तक के क्षेत्रों की वायु से अधिक ठंडी होती हैं। इन क्षेत्रों में गर्म वायु ऊपर उठती है और यह स्थान ध्रुवों में पाई ठंडी वायु ले लेती हैं। इस प्रकार वायु का प्रवाह ध्रुवों से अपेक्षाकृत अधिक गर्म क्षेत्रों की ओर होता है। थल और जल का असमान रूप से गर्म होना। गर्मियों में थलीय क्षेत्र अधिक तेजी से गर्म होते हैं और अधिकांश समय थल का ताप समुद्री जल की अपेक्षा अधिक रहता है। थल की वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाती है। इससे थल की वायु का वायु दाब कम हो जाता है। इस कम दाब को भरने के लिए पवन समुद्र से थल की ओर बढ़ती है। यह मॉनसून पवन होती है। सर्दियों में पवन के बहाव की दिशा विपरीत हो जाती है, अर्थात यह थल से समुद्र की ओर बहती है। समुद्र से आने वाली गर्म मॉनसून हवाएं अपने साथ जल वाष्प लाती हैं, जिससे वर्षा होती है। वर्षा हमें आनंद का अनुभव कराती है। इस चित्र में हम देख सकते हैं कि साल के अलग-अलग महीनों में किस प्रकार मॉनसून पवन चलते हैं। पहला चित्र हमें जुलाई के माह का दिखा रहा है। इसमें ग्रीष्म काल में दक्षिण से पश्चिमी दिशा में मॉनसून की हवाएं चलती हैं और दूसरा चित्र हमें जनवरी के माह का दिखा रहा है, जिसमें शीतकाल में मॉनसून हवाएं उत्तर से पश्चिम की ओर बहती हैं। इस वीडियो में हमने वायु का दाब कैसा होता है यह देखा। पवन के वेग का वायु के दाब पर क्या प्रभाव होता है यह जाना। गर्म वायु का प्रसार होता है यह सीखा और पवन धाराओं का उत्पन्न अलग अलग क्षेत्रों में किस प्रकार होता है यह जाना। अगली वीडियो में हम तटिंत झंझा के बारे में जानेंगे और तटिंत झंझा कैसे चक्रवात बन जाता है यह देखेंगे।
फिर चक्रवात की संरचना कैसे होती है यह सीखेंगे और अंत में टॉर्नेडो या फिर बवंडर क्या होता है यह जानेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।